तो जब आप स्टेटमेंट और उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम पूरी करके लगाएंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एविडेंस देंगे, उसके साथ आप जो है अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएंगे, तो देन आपका सोर्स ऑफ इनकम की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, प्रूफ ऑफ फंड्स की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा आज का टॉपिक है वो है रीज़न्स फॉर इटली स्टडी वीज़ा रिफ्यूजल। हमसे बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं और कहते हैं कि लास्ट ईयर हमने अप्लाई किया लेकिन हमारा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और जो रिफ्यूजल की उनको रीज़न्स होती हैं वो भी बड़ी कॉमन सी जेनेरिक सी होती हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो वो कौन सी रीज़न्स होती हैं मोस्टली जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वो आज की वीडियो में वही रीज़न्स डिस्कस करेंगे। वो जो कॉमन रीज़न्स होती हैं जिनको आप अगर ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी के थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं तो आपने उनको ख्याल रखना है, आपने उनको रिपीट नहीं होने देना, आपने उनको कवर करना है और कोशिश करें कि इन रीज़न्स की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। अगर आपके ये माइंड में होंगी तो आप कोशिश ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कवर कर लें और इनको जो है वीज़ा आपका जो रिफ्यूजल है इन रीज़न्स की वजह से कम ना हो सके। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट वो रीज़न्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी UK, USA, इटली, ऑस्ट्रिया या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे और पूरी तरह से गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो सबसे जो पहली है वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, जब भी आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जो उनकी गिवन चेकलिस्ट होती है उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं किया होता, या तो आपने उसको पढ़ा ही नहीं होता। अगर पढ़ा होता है तो फिर आपने उसको उस तरह से समझ के वो डॉक्यूमेंट्स तमाम जो है वो साथ नहीं लगाए होते अपनी फ़ाइल के दौरान। जब आपने फ़ाइल वीज़ा के लिए सबमिट करवाई तो उसमें फ़ाइल में आपने वो डॉक्यूमेंट्स उनमें से कुछ मिस कर दिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है मिस होने की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ये सबसे बड़ी और कॉमन रीज़न है। इसके लिए यही है कि अगर आपको खुद से नहीं पता, आपको खुद से समझ नहीं आ रही, तो आप किसी से रब्ता कर लें, किसी से कंसल्ट कर लें और उस चेकलिस्ट को जैसे उन्होंने एम्बेसी बता रही है उसी के अकॉर्डिंग ही सबमिट करवाएं तो आपके रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस रीज़न से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। दूसरा होता है कि आपने प्रॉब्लम जो होता है इटली में ख़ासकर आता है कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं होते और उनकी DOV प्रॉपर नहीं होती। DOV एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एम्बेसी करके देती है। जब आप वो आपकी उसकी बेस पर जब आप उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उनको वो जो है ना उसकी वो डिस्क्रिप्शन बना के देती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इस यूनिवर्सिटी से इशू हुआ है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वेटेज है। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि इटली की एम्बेसी इशू करती है। ये DOV आपको तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की करवाना होता है। सम टाइम होता है कि आप किसी एजुकेशन डॉक्यूमेंट का DOV करवाते हुए वो डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए और उसका DOV में ज़िक्र नहीं था। अब आपने जब एम्बेसी में केस सबमिट करवाया और आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिया जिसका DOV हुआ ही नहीं था, तो वो क्या हुआ, उस वजह से आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है जैसे जैसे आपको चेकलिस्ट में बताया गया है, IBCC से, मोफा से, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्ली DOV भी करवानी है ताकि आपका इस रीज़न से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। दोस्तों, जो तीसरी रीज़न बन जाती है वो ये है कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इटली में क्या होता है कि इटली की एम्बेसी जो है वो या तो इंग्लिश में या इटालियन में डॉक्यूमेंट्स को लेती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं और कोई आपने साथ में जैसे कि आपने कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट्स है और वो उर्दू में है, तो और उस दिन आपको उसको ट्रांसलेट करवा कर देना चाहिए। ट्रांसलेशन भी ऐसे जगहों से करवानी है जो कि एम्बेसी ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है, जिनको ऑथोराइज़ किया हुआ है कि हम सिर्फ उन्हीं की ट्रांसलेशन को मानेंगे, उन्हीं की ट्रांसलेशन के ऊपर ही आपको वीज़ा देंगे। तो आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि उर्दू में हैं, इंग्लिश और इटालियन के अलावा हैं, उनकी ट्रांसलेशन करवानी है और उनसे करवानी है जिनको उन्होंने ऑथोराइज़ किया हुआ है। तो देन आपका इस रीज़न से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। चौथी इंपॉर्टेंट जो रीज़न बनती है वो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। होता क्या है कि ये जो है ना सम टाइम आपको एम्बेसीज पूछती हैं कि आपने किसी जगह से वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ,
और लोग इस डर से कि कहीं इधर से भी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए, वो अपनी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से कहीं से उनका हुआ होता है वो उसको हाइड कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि एम्बेसीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। आपका लेट्स सपोज़ यूके से या किसी और जगह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आपने वो इस इटालियन फॉर्म फिल करते हुए उसको मिस कर दिया, उसको हाइड कर लिया और वो उनके नॉलेज में आ गया, तो फिर क्या होगा, आपका फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फ़ॉल्स नहीं देनी। अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है और ये बात पूछी जा रही है तो आपने वो बतानी है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो ये बात आपने मेंशन करनी है और आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करना। जब आप हाइड करेंगे, एम्बेसी अगर उसको पकड़ लेगी तो वो एक आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनेगा और उसकी रीज़न से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी। नेक्स्ट जो अब रीज़न बड़ी है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। समटाइम क्या होता है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोग कोई किसी कंपनी की स्टेटमेंट लगा देते हैं जिसमें वो जॉब भी नहीं करते, या उसके सिर्फ उसका लेटर लेके लगा देते हैं। और इसके अलावा आपने कोई अगर पुलिस रिपोर्ट जो है आपके ऊपर केस है उसकी बेस पे आपने गलत पुलिस रिपोर्ट वो लगा दी और उसका फेक डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया कि आपका, ताकि आपका वीज़ा लग जाए। लेकिन क्या होगा कि वो अगर पकड़े गए तो फेक डॉक्यूमेंट का आपके ऊपर केस भी बन जाता है और आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता है। 6 जो रीज़न है वो बड़ी है स्पेलिंग मिस्टेक्स, और जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं होने चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स सपोज आपका पासपोर्ट है, आपका जो है आईडी कार्ड है या आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर आपके स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। आपके वालिद के डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्पेलिंग किसी और में कुछ है, किसी और में कुछ है। तो इससे क्या होगा कि वो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। एम्बेसी इसको समझती है कि शायद आप किसी और के डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई और है जिसके आप डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वजह से भी आपका मिस्टेक होने की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इस रीज़न से भी बहुत सारे वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक प्रॉपरली रखनी है। आगे समटाइम होता है कि मोहम्मद अफ़ज़ल है और अगर आपका कोई एक्सेप्टेंस आया तो उसमें अफ़ज़ल और मोहम्मद बाद में लिखा है, तो वो कोई नहीं है, वो चलता है क्योंकि वो लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके स्पेलिंग वो जो है वो सेम ही होने चाहिए। ये आपने इसको ज़हन में रखना है। और अगर कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर तो उसको आपने दूर करवा लेना है। उसको अप्लाई करने से पहले पहले आपने उसको ख़त्म करना है और दूर करना है और फिर आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो रीज़न होती है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। दोस्तों, प्रूफ ऑफ फंड्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि किस तरह से आपने स्टेटमेंट लगानी है, किस तरह से आपने जो है अपने उनके एविडेंस लगाना है, सोर्स ऑफ इनकम बताना है। वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से आपने वो चीज़ें पूरी करनी है और किस तरह से आपने प्रूफ ऑफ फंड्स देना है। तो ये है कि आपने जो स्टेटमेंट लगानी है उसके अंदर आपके फंड्स भी पूरे होने चाहिए, उसके सोर्स ऑफ इनकम भी पूरा होना चाहिए। आपके पेरेंट्स की अगर इनकम है तो उसका भी सोर्स आपको बताना है। कोई अगर जो बिज़नेस है तो उसकी इनकम दें, अगर कोई जॉब है उसका बताएं, अगर कोई और प्रॉपर्टी की इनकम है उसके बारे में बताएं। तो जब आप स्टेटमेंट और उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम पूरी करके लगाएंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एविडेंस देंगे, उसके साथ आप जो है अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएंगे, तो देन आपका सोर्स ऑफ इनकम की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, प्रूफ ऑफ फंड्स की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो हैं इसको आपने ज़हन में रखना है, देन आपने अपना अप्लाई करें, आपका वीज़ा की रिफ्यूज़ल नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ी वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इसके ऊपर अमल करते हुए अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी से अप्लाई करवा रहे हैं, आपने खुद से इन बातों को मॉनिटर करते हुए अपना केस सबमिट करवाना है। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।